आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मगध महाजनपद के बारे में। जबकि 16 महाजनपदों में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। 16 महाजनपदों के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले मगध की। मगध पर किन किन राजवंशों ने शासन किया उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर वीडियो स्किप करोगे तो एग्जाम आपको स्किप कर देगा, जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हो, क्योंकि ये टॉपिक आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर हम बात करें तो मगध जो था ये 16 महाजनपदों में से एक था और ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और महाभारत से हमें जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जरासंध था। परंतु उसका मेरे को ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मगध आप मैप पे देख सकते हो, तो आपका ये क्या है, मगध वाला एरिया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि जो मगध है इसको हम शक्तिशाली महाजनपद क्यों कह रहे हैं। इसके कुछ कारण तो होंगे, कुछ रीजन तो होंगे, तो उसकी हम बात कर लेते हैं कि मगध जो है बाकी महाजनपदों के मुकाबले शक्तिशाली क्यों था, इसको पावरफुल क्यों कहा जाता है। पहला कारण है विस्तृत उपजाऊ मैदान। ठीक है, तो मगध का जो एरिया है ये उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर उपजाऊ मैदान है। ठीक है ना, जो कि खेती के लिए काफ़ी यूजफुल है। उसके बाद प्राकृतिक सुरक्षा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता है मगध के अंदर। व्यापार में वृद्धि इसी एरिया में। ठीक है, और वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता। यहाँ पर काफी वन क्षेत्र है, हाथी उपलब्ध, जो कि हाथी जो एक सेना के इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टाइम पे। ठीक है ना, तो हाथियों की उपलब्धता थी इस महाजनपद में। कृषि में लोहे का प्रयोग होता था और धान की रोपाई की पद्धति का विकास यहाँ पर हुआ था मगध के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, ये कारण है कि जो मगध शक्तिशाली था। आया समझ। अब आगे हम बात करते हैं कि मगध महाजनपद पर कितने राजवंशों ने शासन किया है। तो मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया, जिसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं जो आपने सुनी भी होगी, हसीन मासुक 7। ठीक है ना, क्या ट्रिक का नाम क्या है? हसीन मासुक 7। ह से हर्यक वंश, सी से शुनाग वंश, न से नंद वंश, वा से मौर्य वंश, शु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। तो टोटल 7 राजवंशों ने शासन किया है मगध पर। ठीक है ना, हर्यवंश, शुनाग वंश, नंदवंश, मौर्यवंश, सुंगवंश, कण्वंश और सातवाहन वंश, यानी कि हसीन माजुक 7। तो आगे समझ, तो ये 7 राजवंशों ने शासन किया है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो हर्यक वंश की हम बात करें तो इसका शासन 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक रहा है। ठीक है ना, मगध पर। तो इसमें जो हर्यक वंश में जो शासक रहे हैं जिन्होंने मगध पर शासन किया, उसमें बिंबिसार है, फिर उनका पुत्र अजाशत्रु, उसके बाद इनका पुत्र उदयन, फिर नागदशक। ठीक है, तो ये क्या है, शासक रहे हैं हर्यक वंश के जिन्होंने मगध पर शासन किया है। तो पहले हम बात करते हैं, तो पहले हर्यक वंश के बारे में बात कर लेते हैं। तो हर्यक वंश का संस्थापक किसको कहा जाता है? बिंबिसार को। तो इन्होंने क्या, हर्यक वंश की स्थापना करी थी और इसकी प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी और बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, मैं मगध की बात कर रहा हूँ। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी ग्रीवरज थी और बाद में इसने राजगृह को क्या, राजधानी बनाया था। और बाद में पाटलिपुत्र भी हो गई थी, आपको पता होगा। ठीक है ना, तभी आपको राजगृह ध्यान रखना है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था किसने? बिंबिसार ने। और बिंबिसार की बात करें तो इसने 3 विवाह करे थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो प्रथम विवाह इसने कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन महाकौशल देवी से किया था, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्रांत प्राप्त हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो प्रथम विवाह था किससे हुआ था? महाकौशला देवी से। और इस विवाह से उन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुआ था। ठीक है, काशी प्रांत प्राप्त हुआ था। बाकी जो ये लाइनें रिपीट हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनको दहेज में काशी मिला था। आगे हम बात करते हैं, दूसरा विवाह इनका चेलना से हुआ था। ठीक है, और ये वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी थी। और तीसरा विवाह उन्होंने शेमा पंजाब के मद्र कुल के राजकुमारी से किया था। और बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग राज्य को जीता था और उसे अपने राज्य में मिला लिया। और वहां का सेनापति अपने पुत्र अजाशत्रु को बनाया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अंग राज्य को जीत लिया और उसे अपने राज्य में मिला लिया और वहां का सेनापति अपने पुत्र को ही बना दिया, जिसका नाम था अजाशत्रु। ठीक है ना, और ये क्या करता है, अपने पिता की मृत्यु कर देता है, किसके लिए? शासन के लिए। ठीक है ना, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो
इस समय क्या अवंती के राजा प्रयोग्योत थे, ठीक है, जो कि पांडु रोग से ग्रस्त हो गए थे। और उसे ठीक करने के लिए बिंबिसार ने क्या करा, अपने राज्य वैद्य जीवक को भेज दिया इनको ठीक करने के लिए। और जीवक के इलाज से क्या हुआ, ये प्रज्ञोत स्वस्थ हो गए, यानी ठीक हो गए। और इसके बाद इनके संबंध काफी अच्छे हो गए। ठीक है, ये तो था भाई किसके बारे में, बिंबिसार के बारे में। अभी आगे मैंने आपको बताया, इसके बाद अजातशत्रु का शासन आता है। ठीक है, 492 से 461 ईसा पूर्व तक के शासन करते हैं। ठीक है, अजातशत्रु। तो 492 ईसा पूर्व में क्या होता है, बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा ही कर दी जाती है। ठीक है, वो किसके लिए, गद्दी के लिए। ठीक है, इसने बोला होगा कि जो गद्दी है मुझे दे दीजिए, लेकिन इसका जो बिंबिसार था इसका पिता वो नहीं माना होगा, तो इसी कारण से क्या करे उन्होंने, पेट में भाला खोप दिया, किसके, बिंबिसार के। ठीक है ना, तो क्या गद्दी हथिया ली। तो ये इसलिए बिंबिसार के बाद अजातशत्रु का पुत्र जो है शासन संभालता है। ठीक है, कोई पता होना चाहिए। और उसकी मृत्यु के पश्चात क्या, अजातशत्रु ने अपना शासन प्रारंभ किया, शुरू किया, और इसे पितृ हंता भी कहते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे पितृहंता कहा जाता है। ठीक है ना। और अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला, और इसे कुणिक भी कहते हैं। क्या बोला मैंने, अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है, शत्रुओं को नाश करने वाला, और इसे कुणिक भी कहते हैं, ये पता होना चाहिए। और अजातशत्रु के काल में ही पहली बौद्ध संगति, यानी कि जो बौद्ध की सभाएं होती हैं, पहली बौद्ध संगति वो अजातशत्रु के काल में ही हुई थी। और अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान पता होना चाहिए। जो अजातशत्रु है उसने क्या करा, वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया, और इस युद्ध में उसने दो नए हथियार रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, जब उसने वैशाली पर आक्रमण किया तो दो नए हथियार का प्रयोग करा उसने, रथमूसल और महाशिलाकंटक का इसने प्रयोग किया, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं उदाइन की, जिसने 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक शासन किया। किसके बाद, अजातशत्रु के बाद। तो इसने भी क्या करा भाई, अपने पिता की हत्या की थी, किसके लिए, शासन के लिए, गद्दी के लिए। तो इसलिए भी इसे भी क्या कहा जाता है, पितृहंता कहते हैं। क्या बोला मैंने, बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु ने गद्दी के लिए, और उदयन ने भी क्या करा, ऐसे ही करा, हत्या कर दी किसकी, अजातशत्रु की। ठीक है ना, इसे भी हम कहते हैं पितृहंता कहते हैं। तो इसने क्या करा, इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम था पाटलिपुत्र। ठीक है, उसका नाम क्या रख दिया, पाटलिपुत्र। इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना कर दी जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा, और इसने राजगृह से राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजगृह, गिरिब्रिज थी, उसके बाद राजगृह बनी, और राजगृह से राजधानी को बदलकर उदयन ने क्या कर दिया, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है ना, जो कि इसने गंगा और सोन नदी के संगम के समीप एक शहर की स्थापना करी जिसका नाम इसने पाटलिपुत्र रखा था, और इसी को क्या कर दिया, राजधानी बना दिया राजगृह के जगह। और उदयन के बाद उसका पुत्र नागदशक मगध का शासक बना, परंतु वह एक अयोग्य शासक था, असफल शासक था, और इसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी। ठीक है, तो नागदशक का सेनापति कौन था, शिशुनाग, जिसने क्या इसकी हत्या कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और नाग दशक के बारे में ज़्यादा पूछता भी नहीं, कुछ खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आगे हम बात करते हैं शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो जिन्होंने शासन किया 412 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मगध पर। इससे पहले हर्यक वंश का शासन था जिसने 412 ईसा पूर्व तक शासन किया, और 412 ईसा पूर्व से क्या आ जाता है, शिशुनाग वंश का शासन आ जाता है, जो कि 394 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है ना, और इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो मैंने बता दिया। नागदशक का क्या था, वो सेनापति था, किसका, हाँ, नागदशक का। ठीक है, सेनापति था। तो इसने क्या करा था, शिशुनाग वंश की स्थापना करी थी। ठीक है ना, और इससे अपनी राजधानी किसको बनाया, वैशाली को बनाया। अभी देखा हमने पीछे। ठीक है, उदयन ने क्या करा, पाटलिपुत्र को बना दिया। ठीक है, क्योंकि उसने उसकी नगर की स्थापना करी थी। और फिर शिशुनाग वंश है, शिशुनाग ने स्थापना करी शिशुनाग वंश की, फिर इसने क्या करा, फिर राजधानी को बदल दिया और वैशाली को राजधानी बना दिया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कालाशोक, फिर इसने क्या करा, फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी, और इसी के टाइम पर क्या हुई, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, यानी कि दूसरी बौद्ध सभा हुई थी कालाशोक के टाइम भी। आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बौद्ध धर्म की वीडियो मैंने बना रखी है, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है बौद्ध धर्म के बारे में, मैंने बौद्ध संगति के बारे में बात करी है। अगर आप देखना चाहते हो तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है ना, आपकी नॉलेज के लिए ये आप देख सकते हो वैसे। ठीक है ना, तो कालाशोक ने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। ठीक है, वैशाली को हटाकर।
और अंतिम शासक नंदीवर्मन था, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्मन था शिशुनाग वंश का, जिसकी हत्या महापद्म नंद ने कर दी थी। और एक नए वंश की स्थापना यहाँ पर हो जाती है, वो है नंद वंश, ठीक है। तो हम बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था, ठीक है ना। और उन्होंने शासन कब से कब तक के? 344 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक क्या था? शूद्र था। क्या बोला मैंने? ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पुराणों में क्या में उल्लेख मिलता है कि नंद वंश का शासक क्या था? शूद्र था, ठीक है। 4 वर्ण आपने पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो नंद वंश का शासक शूद्र था, ठीक है ना। ये पुराण में उल्लेख मिलता है हमें। और महापद्म नंद इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और महापद्म नंद को सर्व क्षत्रांतक की उपाधि धारण की, अर्थात या क्षत्रियों को नाश करने वाला, इससे कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी हासिल की इसने, ठीक है ना। तो क्या बोला? महापद्म नंद को सर्व क्षेत्रांतक यानी की उपाधि भी धारण किया, क्योंकि क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है ना, इसका अर्थ है। और इसने कलिंग जीतकर एकराट की उपाधि भी हासिल की, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं धनानंद की, जिसने 326 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक शासन किया है। और नंद वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, धनानंद था ये। और ये बहुत ही क्रूर शासक था, आपको पता होना चाहिए। और ये शासक सिकंदर के समकालीन था, ठीक है ना। सिकंदर के समकालीन मतलब जो सिकंदर था ना, उसी के टाइम पर ये धनानंद था, ठीक है। और सिकंदर के समकालीन था। और इसी के समय में 326 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो 326 ईसा पूर्व में ही मैसिडोनिया के शासक सिकंदर, तो सिकंदर कहाँ का शासक था? मैसिडोनिया का, ठीक है ना। तो पश्चिमोत्तर भारत पर इसने आक्रमण किया था। और इसने अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया था। किसने? इसने क्या करा? अपने दरबार से चाणक्य का अपमान करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य ने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करके उसे पराजित कर बाद में उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना करी, ठीक है। तो धनानंद इसने क्या करा? अपमान कर दिया चाणक्य का। तो उसके बाद चाणक्य ने क्या करा? अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद पर आक्रमण करवाया, करके उसे पराजित करवा दी। और किस वंश की स्थापना करी? मौर्य वंश की, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की बारे में, ठीक है ना। तो इसमें हमने पढ़ा हर्यक वंश के बारे में, नाग वंश के बारे में, नंद वंश के बारे में, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे जितने वंश आपके रह गए, 7 वंश उन्होंने शासन करा। इसके बाद जो भी रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मौर्य साम्राज्य की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका, तो उसको आप देख सकते हो, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो हमारे यहाँ पर खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ डाउट है वही पूछ सकते हैं। उस टॉपिक के नोट्स चाहिए आपको तो वो मिल जाएंगे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पर, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।